तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मतलब गैल्वानोमीटर। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर। पहला होता है पायोटेट टाइप। पायोटेट मतलब क्या होता है, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं है हमारे सिलेबस में, बट बता दे रहा हूँ। ऐसा एक फिक्स रिजिड सपोर्ट होता है जहाँ पे एक तार होता है, तार को एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर, या फिर रेक्टेंगुलर बार होता है जिसके ऊपर वायर वाउंड किए जाते हैं, ठीक है। और एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड होता है और ये दूसरा वायर का दूसरा एंड, यहाँ पे एक स्विच होगी और ये बैटरी को कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। और यहाँ पे जो रहेगा, जो मैंने ये बताया था, ये वायर्स है, ठीक है। ये वाले हमारे कनेक्टिंग वायर है। वीडियो ऑफ है? अब वीडियो तो चालू है, देखो आप क्या दिखता है क्या नहीं। स्क्रीन तो दिख ही रही है ना। ये दूसरा वायर है जो बैटरी को अटैच है, ठीक है। और ये जो रिजिड सपोर्ट को जो वायर होता है, ये वाला, ये इसके ऊपर एक मिरर बिठाया जाता है छोटा सा, और यहाँ से एक लाइट उसके ऊपर डाला जाता है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से करंट जाएगा, जैसे करंट जाएगा तो कॉइल से करंट जाएगा। अब हमने देखा था कि व्हेन द रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे या ऐसे, डिपेंड करता है कि, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ। तो डिपेंड करता है कि ये इधर डिफ्लेक्ट होगा कि इधर डिफ्लेक्ट होगा, दोनों में से कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हमें पता है डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, टॉर्क एक्सप्रेस ऑल्सो चेंजेस। तो व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन द लाइट इज फॉल ऑन दैट पर्टिकुलर मिरर, व्हेन इट डिफ्लेक्ट, तो लाइट इज ऑल्सो, वो रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट, यहाँ पे एक स्केल होती है ऐसे, तो वो लाइट ऐसे यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा, तो कितना डिफ्लेक्शन आया वो लाइट से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये अपना पायोटेट टाइप गैल्वेनोमीटर है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ऐसे बनाया जाता है। ये मोस्टली जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, या फिर हायर जो क्लासेस आप जैसे इंजीनियरिंग वगैरह किसी मेडिकल मतलब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये यूज होता है प्रैक्टिकल लैब में। तो हमें देखना है अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमसीजी। एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आवाज सबको आ रहा है? ओके, तो इसका पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारा जो कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था कौन सा, कि व्हेन द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन एक्सपीरियंस अ टॉर्क, वही एक प्रिंसिपल है। और दूसरा ये भी है इसका, व्हेन द करंट, व्हेन द करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर meter, the deflection in the galvanometer, the deflection in galvanometer meter, that is phi, suppose, is directly proportional to, directly proportional to the current through it, current through it, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अगर मैं फाई डिफ्लेक्शन कंसीडर करता हूँ तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट वी हैव टू प्रूव बाय सॉल्विंग द डेरिवेशन। और इसको और दूसरा भी एक प्रिंसिपल होता है, व्हेन current carrying loop placed in magnetic field, then it experience a torque, experience a torque, ठीक है। so that is nothing but the another principle of galvanometer. Now let we go for next point. So
नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल समझ में आ गया? सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? देख लेते हैं अभी आगे। अब देखना है कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, देर आर टू हॉर्स, मतलब ये जो होता है कॉन्केव शेप मैग्नेट होते हैं। अब व्हाई द शेप ऑफ द मैग्नेट्स आर कॉन्केव शेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा है, शायद इस ईयर ही आया था। नॉर्थ एंड साउथ, व्हाई द शेप इज कॉन्केव, बिकॉज कॉन्केव शेप मैग्नेट प्रोड्यूस द रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इट प्रोड्यूस रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप को समझ में आया रेडियल का वर्ड, रेडियल का मीनिंग क्या होता है? किसी को पता है रेडियल का मीनिंग क्या होता है? रेडियल मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं अगर कोई बात करता हूँ, ये दिख रहा है आपको, सपोज कॉइल है, ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल के ऐसे ऐसे टर्न बना के कैसा बनाया हुआ है, दिख रहा है? यहाँ पे सपोज ये कॉन्केव शेप मैग्नेट है, दो, ये नॉर्थ है सपोज या साउथ है, जैसे भी हो, है ना। अब देखिए एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर। क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो मैं कॉन्केव शेप निकाल के देता हूँ आपको। जैसे एक शेप होगा ये दूसरा शेप होगा, ये एक मैग्नेट है सपोज साउथ एंड ये सपोज नॉर्थ मैग्नेट है, और इसके अंदर हमने कॉइल प्लेस कर दिया। कॉइल दिख रहा है ना, मतलब बोर्ड, तो यहाँ पे ऐसा कॉइल है, तो इसको एरिया वेक्टर कहाँ पे रहेगा? एरिया वेक्टर इसको ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर है? क्लियर और नॉट? और ये मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस, तो मैग्नेटिक लाइन कैसे प्रोड्यूस करती है, अब ये सेंटर है इसका, तो नॉर्थ से आएगी साउथ को जाएगी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। आप बोलोगे ये क्रॉस हो रही है, क्रॉस नहीं हो रही है, ठीक है, मैं वैसे निकाल रहा हूँ उसको, लाइंस नेवर क्रॉस, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहेगी सभी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहेगी। अब मुझे बताओ, ये तो सेंटर है इसका, करेक्ट? तो सेंटर से जाने वाली हर एक लाइन उस पर्टिकुलर सरफेस पे कैसे होती है, सर्कल के। 10th में कोई लॉ वगैरह मैथमेटिक्स का पढ़ा होगा आपने। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे बताओ। सुनाई दे रहा है? अरे एक लॉ था ना कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा नॉर्मल होती है उस पॉइंट को। टेंजेंट रूल जो था, देख ये था ना, ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से एक लाइन डाली तो ये टेंजेंट होगी यहाँ पे, तो ये एंगल कितना बनाते हैं यहाँ पे? कोई भी लाइन ले लो ना आप, यही नहीं, ये वाली भी लाइन ली तो वही सिचुएशन आएगी, बराबर है? करेक्ट और नॉट? और वही ब्यूटी है उसकी, देखो ये कॉन्केव शेप लेने के कारण क्या हो जाता है, रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा, इफ यू कंसीडर दिस टॉर्क इज एक्सपीरियंस बाय दिस कॉइल, देन कॉइल स्टार्ट टू रोटेट लाइक दिस। कौन से भी डायरेक्शन में रोटेट, इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी रोटेट हो सकता है, बट जब भी कहीं पर भी रोटेट हो, हमेशा ये किसको परपेंडिकुलर है, प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है कि रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है।
समझ में आया? रेडियल का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर नॉर्मल फील्ड होती है, तो ऐसा ही है। यहाँ पे हम एक कॉइल ले लेते हैं, जैसे एक हम ले लेते हैं आयरन का एक फॉइल है सपोज, रेक्टेंगुलर ये है, और उसके ऊपर हमने वायर बाउंड किया इस तरह से, ठीक है। और एक वायर, पहला वायर इधर है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने एक सिलेंडर डाल दिया, ठीक है। अब इस सिलेंडर के जो पॉइंट्स रहेंगे, किसके, सिलेंडर के पॉइंट, अभी 3D में डायग्राम है, आप बुक में देख लेना। ये फिक्स रहे, ये पायोटेड रहेगा यहाँ पे, मतलब एकदम जीरो फ्रिक्शन की इसमें रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पाइरल स्प्रिंग रहेगा इस तरह से, यहाँ पर भी एक स्पाइरल स्प्रिंग रहेगा, उसका एक एंड किसको अटैच रहेगा, कॉइल को, और दूसरा एंड फिक्स रहेगा। यहाँ पर भी स्पाइरल स्प्रिंग का क्या होगा, एक अटैच रहेगा इसको, और दूसरा कॉइल को अटैच है। कॉइल होता है ना, कॉइल के दो एंड निकलेंगे ऐसा बाउंड करेंगे तो, एक एंड ऊपर वाले स्प्रिंग के एक एंड को अटैच होगा, दूसरा स्प्रिंग का अटैच एंड फिक्स सपोर्ट को रहेगा। दूसरे वाले स्प्रिंग में दूसरे कॉइल का दूसरा एंड एक एंड के कॉइल को अटैच रहेगा, और दूसरा एंड कॉइल का फिक्स रहेगा। तो ऐसा क्यों होगा, देखो। तो जैसे यहाँ से करंट भेजेंगे हम, यहाँ पे एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि करंट भेजने के लिए ये है, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो है फिक, मतलब एक कॉइल वाला जो पॉइंट होता है, वहाँ पे एक पॉइंटर अटैच होता है ऐसे। तो जैसे ही कॉइल डिफ्लेक्ट होगा इस तरह से, तो क्या होगा, अब ये मैं वर्टिकल व्यू, लेकिन ये ऐसा होता है, मैं लगे तो लैब में जब खुलेगी स्कूल बता दूंगा। ये पॉइंटर इसको फिक्स होता है, तो कॉइल रोटेट होगा ऐसे, तो पॉइंटर भी ऐसे ऐसे जाएगा। तो क्या होगा कि जितना करंट पास करेंगे उतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि हमने देखा है टॉर्क इज डिपेंड अपॉन द करंट, अमाउंट ऑफ करंट। हम तो एरिया चेंज नहीं कर सकते, एक बार कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने गैलन मीटर, तो एरिया चेंज नहीं कर सकते, उसके नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं कर सकते, और अंदर परमानेंट मैग्नेट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं कर सकते। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, एन आई ए बी था, बराबर है। तो एन आई ए बी की जगह तो थीटा तो है हमारे पास, थीटा चेंज होता है आराम आराम से, तो थीटा को थोड़ा साइड में रख दो, तो मेन कंपोनेंट क्या बचा है हमारे पास, करंट। तो एक्सटर्नली जो हम करंट इस कॉइल से भेजते हैं उसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आपका कॉइल कितना डिफ्लेक्ट होगा। सो मोर द करंट विल पास, मोर टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस एंड मोर डिफ्लेक्शन विल बी गिवन इन द गैल्वेनोमीटर। सिमिलर ये ऐसा होगा, ये कॉइल इस तरह से घूमेगा तो पॉइंटर भी घूमेगा इस तरह से, तो यहाँ पे जीरो होता है सेंटर पे। अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो जीरो से इधर जाएगा, और अगर दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर दी इधर डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होता है इसका। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना करंट पास हो रहा है। तो यही प्रिंसिपल हमने बताया था, वही हमें प्रूव करना है। ये कंस्ट्रक्शन आप बुक में थोड़ा डायग्राम देख लेना, अच्छी तरह से दिया हुआ है। ये तो समझ में आया क्या क्या होता है इसके अंदर। हाँ, तो मैं इसको लिख के नहीं दूंगा, सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्केव शेप मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल, ठीक है, पहला पॉइंट होगा। दूसरा, देर इज अ वन कॉइल विच इज वाउंड ऑन द सिलेंड्रिकल iron rod, the coil have two ends whose one end is connected to the spiral spring of one end, and other end of spiral spring is fixed, and other second end of the coil is connected to the one end of the spiral second spiral spring, and other end of second spiral spring is fixed, ठीक है। and these two ends are taken for a external connection। external connection मतलब करंट पास करने के लिए एक्सटर्नली उसको वायर निकाले जाते हैं। now one pointer is attached to the spiral spring। कौन से एंड को अटैच रहेगा, फ्री एंड को। फ्री एंड मतलब जो किसको अटैच है, कॉइल को अटैच है, वहां पे एक पॉइंटर अटैच होगा। पॉइंटर इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। अब फॉस्फर ब्रॉन्ज का क्यों लिया जाता है, बिकॉज फॉस्फर ब्रॉन्ज इज अलॉय विच इज वेरी लाइट वेट एंड हार्ड, और इलेस्टिसिटी बहुत ज्यादा है उसकी, ठीक है। तो वो डैमेज नहीं कर, खुद बेंड हो जाएगा लेकिन वो गैल्वेनोमीटर के अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेगा इस तरह से। इसलिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज का क्या है, लाइट वेट इसलिए चाहिए क्योंकि अगर उसको घुमाना है तो वो तो पॉइंटर अटैच है, घुमाना है तो उसको ताकत लगेगी, कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस कॉइल को, तो वो ज्यादा ना लगे इसलिए लाइट वेट रहता है। अगर ज्यादा वेट रहता तो उसको ही मैक्सिमम टॉर्क, मतलब ज्यादा से ज्यादा टॉर्क उसको घुमाने के लिए लगता है, तो एक्चुअल टॉर्क हमें पता ही नहीं चलता। तो गैल्वेनोमीटर विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग। फॉर गेटिंग द करेक्ट रीडिंग दैट पॉइंटर शुड बी लाइट इन वेट। कंस्ट्रक्शन समझ में आया?
ओके, तो आप ये कंस्ट्रक्शन बुक से लिख लेना, डायग्राम भी बुक में अच्छी दी हुई है 3D डायग्राम में, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हमें इसका वर्किंग देखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक पॉइंटर निकालता हूँ और एक कॉइल निकालता हूँ। सपोज ये पॉइंटर है यहाँ पे और ये हमारा, अब ऐसा दिखेगा आपको, इधर से देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से कॉइल आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। ऊपर से देखो तो इस तरह से दिखेगा। वो हमने कौन सा वे लिया था, देखो प्लेन ऐसा है तो ऐसा कर दिया तो कॉइल ऐसे दिखेंगे ना, कॉइल के लूप्स ऊपर वाले, आग पीछे वाले तो दिखेंगे ही ना, बुक में देख लेना इस तरह की डायग्राम है। अब देखो, अगर इसमें से करंट पास किया तो पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा, कितने से, 5 से डिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको क्या अटैच किया हुआ है, एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, बराबर है, स्पाइरल स्प्रिंग। अब स्पाइरल स्प्रिंग अटैच किया है तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी आपको पता है। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, ऐसा गोल स्प्रिंग होता है, आपने पुरानी घड़ी देखी होगी, उसके अंदर चाबी वाली घड़ी रहती थी, एक बार घुमा दी तो स्प्रिंग ऐसे 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 ऑसिलेट होता था पॉइंट घुमाने के लिए। तो यहाँ पर भी एक स्प्रिंग ही होता है। स्पाइरल स्प्रिंग मतलब क्या होता है, अपना स्प्रिंग रेगुलर स्प्रिंग नहीं होता है, ऐसे इस तरह का स्प्रिंग होता है, ऐसे वाइंडिंग होती है इसके अंदर। बात समझ में आई, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल स्प्रिंग, दिस इज द वन एंड ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग, दिस इज द अनदर एंड। तो ये क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा या फिर एक्सपांड होगा। बात समझ में आई, टॉयज में होता है, करेक्ट और नॉट। चाबी, चाबी वाले टॉयज में होता है ना, ऐसे घुमाते हैं तो ये इस तरह का स्प्रिंग है, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर हम इसको ऐसा घुमाएंगे तो ये जमा हो जाएगा और छोड़ देंगे तो ऐसा एक्सपांड होगा, करेक्ट और नॉट। ओके, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग होता है और हमारा रेगुलर स्प्रिंग इस तरह से होता है। ये रेगुलर स्प्रिंग है हमारा, जो पेन में वगैरह में यूज करते हैं, शॉकअप में यूज करते हैं वाला, ये हमारा स्पाइरल स्प्रिंग है। ये आपने गाड़ी गाड़ी बोल रहा हूँ, अपनी जो गाड़ी होती है ना चाबी वाली, तो ऐसे कि अंदर आप खोल के देखो तो वहां पे ऐसी पट्टी होती है गोल वाली, तो इसी तरह से, लेकिन ये बहुत डेलिकेट होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे आप इसको, ये तो किसको फिक्स है, वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड किसको अटैच है, ये सपोज फिक्स है और ये कॉइल को अटैच है। मुझे बताओ, ये फिक्स एंड है, ये तो घूमेगा नहीं, लेकिन ये कॉइल को अटैच है, सपोज ये कॉइल है, ठीक है। अगर कॉइल घुमा तो ये स्प्रिंग भी ऐसा गोल घूमेगा, कंप्रेस होगा स्प्रिंग। ये तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल क्या करेगा, अपोज करेगा उसको, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी अपोजिट डायरेक्शन में होती है हमेशा। आप उसको दबाओगे तो वो खुलने की कोशिश करेगा, खोलोगे तो वो अपने जगह पे आने की कोशिश करेगा, मतलब उल्टी दिशा में काम करता है। तो इसलिए हम करते हैं कि व्हेन द करंट I will pass through the coil, uh, through the coil, then then it experience it experience the torque। टॉर्क कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, हमने लिख के रखा हुआ था, निकाला हुआ है, एक्सपीरियंस बाय द टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, लास्ट पॉइंट में, ये ना, ये भी था, ठीक है। अब मैंने विच फील्ड आई हैव यूज हियर, रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। हमने कौन सी फील्ड तैयार की हो कॉन्केव शेप की वजह से, रेडियल का मीनिंग क्या होता है, तो थीटा कितना बना, थीटा कितना, तो साइन 90 कितना होगा, तो यहाँ पे साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या रहेगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, एन आई ए बी। बात समझ में आई, दिस इज नथिंग बट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल व्हेन द करंट आई इज पासिंग थ्रू इट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, ठीक है, कॉइल का एरिया रहेगा। सेकंड, एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, और बी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और आई इज द अमाउंट ऑफ करंट, हमने लिखा है पहले। अब देखो, ये एक्चुअली जो कॉइल रोटेट करेगा, लेकिन कॉइल को क्या अटैच है, एक स्प्रिंग अटैच है, तो कॉइल ऐसा रोटेट करेगा, स्प्रिंग भी क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, बराबर है।
तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो इसका मतलब स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, बराबर है ना। स्प्रिंग को आप दबाओ, स्प्रिंग क्या करेगा, आपको पीछे निकलने की कोशिश करेगा हमेशा। ये गोल है तो ये अगर ऐसा घुमाते हो तो ये ऐसा करने की कोशिश करेगा, ऐसा करते हो तो ऐसा करने की कोशिश करेगा, करेक्ट और नॉट। तो द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, कौन, स्प्रिंग। द रिस्टोरिंग टॉर्क गिवन बाय द स्प्रिंग क्या होगा, मैंने कल बताया था आपको, k इंटू फाइव होता है। फाइव मतलब एंगुलर, क्या होता है फाइव मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल बता रहे हैं ना, तो ये पॉइंटर डिस्प्लेस हो रहा है ना इसे एंगल के हिसाब से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर भी बोल सकते हो। व्हाट इज फाइव, फाइव इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इसका थोड़ा सा रिसेम्बलेंस बता देता हूँ किस तरह से मैंने ये लिया है। देखो, हमने एक फोर्स देखा था, लीनियर फोर्स में अगर सीधा स्प्रिंग है, सादा स्प्रिंग है हमारा, हम अगर उसको दबाते हैं तो फोर्स इन स्प्रिंग क्या है, इलास्टिसिटी में देखा था हमने स्प्रिंग में, माइनस के एक्स, वेरी गुड। माइनस का मीनिंग क्या होता है, रिस्टोर, है ना, ओरिजिनल पोजीशन से भेजा। हम अगर उसको दबाएंगे तो वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, अगर खींचोगे तो अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करेगा, बराबर है कि नहीं। तो माइनस का मतलब होता है टू रिस्टोर। यक्स क्या है आपका, एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, आप कितना स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे हो, बराबर है। के क्या है स्प्रिंग का, कांस्टेंट, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है कि गोल घूम रहा है ये स्प्रिंग, इस केस में कॉइल, कॉइल में, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है मतलब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, गोल घूमेगा तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर। बात समझ में आई, दोनों का रिसेम्बल। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स को क्या कहा जाता है, टॉर्क, बात समझ में आई। लीनियर मोशन में जो रहेगा उसको फोर्स, मैंने बोला था व्हाट इज टॉर्क इज एनालॉग ऑफ रोटेशनल फोर्स, ये हमने डेफिनेशन लास्ट ईयर देखी थी। तो रिस्टोर है इसका मतलब क्या होगा, माइनस के फाइव हो जाएगा, ठीक है। अंडर, अंडर, अब देखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि आपने एक बार कॉइल से करंट भेज दिया और गैलन मीटर डिफ्लेक्शन देगा, बाद में ऐसा 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 उसी पॉइंट पे बीच में हिलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार करंट भेज दिया, स्टेडी करंट है, तो वो आ जाके रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सटर्नल टॉर्क कॉइल एक्सपीरियंस कर रहा है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन दे रहा है, स्प्रिंग दे रहा है, दोनों जब सेम हो जाएंगे तो इस पॉइंट पे टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है, और स्टेबल कंडीशन। तो अंडर बैलेंस कंडीशन क्या होगा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस टॉर्क। तो टॉर्क एक्सपीरियंस इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस टॉर्क कितना है, हम बोल देते इसको माइनस के फाइव इज इक्वल टू, बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे ये लाइन समझ में आई कि नहीं, बैलेंस कंडीशन। देखो, ये 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 कॉइल है सपोज, ठीक है, कॉइल दिख रहा है, हाँ। अब उस पे क्या है, ये कॉइल क्या करेगा, इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग क्या करेगा, उसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला कैसा हुआ, क्लॉकवाइज पकड़ते, तो ये कौन सा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते, माइनस साइन अटैच कर देते। अब देखो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दो यहाँ पे सीधा सीधा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के फाइव इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, या ना ये भी, ठीक है। तो व्हाट इज फाइव, के को इधर भेज दो,
एन ए बी अपॉन के हो जाएगा ये, और आई साइड में लिख लेता हूँ। बस समझ में आई? बस समझ में आई? व्हाट इज के? यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। के इज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्लियर है? वो स्पाइरल स्प्रिंग का कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे बताओ एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? एक बार आपने गैलोमीटर कंस्ट्रक्ट कर दिया तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बाद में चेंज कर सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही परमानेंट है, तो परमानेंट का मतलब होता है परमानेंट कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट ही है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या होगा? कांस्टेंट आई। अगर मैं कांस्टेंट को रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा? फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, बात समझ में? तो मैं एक इस कांस्टेंट की जगह एक बड़ा सा के ले लेता हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। के मतलब अलग होगा, ये और ये के सेम नहीं होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट किसको रिप्लेस करेगा? ये बड़ा के मतलब एन ए बी अपॉन स्मॉल के, या फिर के नहीं लिखना है तो आप सी लिख सकते हो। सी मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या होगी? एन ए बी अपॉन के। तो क्या मिला फाइनली आपको? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैलोमीटर? मिला फाइनली। सो दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ गैलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं हम सेंसिटिविटी। दो प्रकार का सेंसिटिविटी होगा यहाँ पे, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड सेकंड इज करंट सेंसिटिविटी। तो पहला लेते थे हम करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मीनिंग पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? कोई बता सकता है? जनरल मीनिंग क्या होगा सेंसिटिविटी का? हम्म? ना, नाजुक। हाँ, मतलब सहन नहीं कर सकता, मतलब जल्दी रिप्लाई दे देगा। टॉलरेंस पावर जीरो रहेगा। टॉलरेंस पावर एकदम जीरो रहेगा, मतलब निग्लिजिबल रहेगा। जैसे हमारे दोस्तों में होता है कि हम किसी को कुछ बोल दिए एक शब्द भी तो सहन नहीं होता, बाद में रिप्लाई देता है। एक आधा ऐसा होता है कि कितना भी बोल लो कोई रिप्लाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? और जो जल्दी रिप्लाई देगा दैट इज नथिंग बट द मोर सेंसिटिव, है ना। तो दैट विल गिव द इफेक्ट अर्लियर। अब मुझे क्या देखना है? करंट सेंसिटिव देखनी है। अब करंट सेंसिटिव, अब यहाँ पे जो इफेक्ट दिखाता है वो इफेक्ट क्या है? देखो, ऐसा कोई गैलोमीटर है जिसमें से आप बहुत ज्यादा करंट भेजोगे तभी वो डिफ्लेक्ट होगा? कोई काम का है? और दूसरा दूसरा गैलोमीटर मेरे पास ऐसा है कि जो थोड़ा सा भी करंट भेज दिया तो भी डिफ्लेक्शन प्रतिशत दे देगा, मतलब फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट इट शोज द डिफ्लेक्शन, स्टार्ट टू शोज द डिफ्लेक्शन। तो दैट गिव्स द रिस्पॉन्स अर्लियर, मतलब छोटा सा छोटा करंट भी वो क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मोर सेंसिटिव होगा। और अगर कोई छोटा करंट मेजर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, जब करंट बढ़ाते जाएंगे तब जाके थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, तो दैट इज लेस सेंसिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है करंट। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा? डेफिनेशन लिखेंगे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, बात समझ में आई? तो क्या होगा? फाई बाय आई इज अ करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है? ओके। अब देखना है हमें करंट सेंसिटिविटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स n बिकम 2n, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिए हमने। अब वहां पे जो कॉइल है, मतलब जो हमने फ्रेम ली थी, वो फ्रेम के ऊपर हमने 10 टर्न थे, अभी 20 कर दिए। एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज किया सिर्फ हमने?
नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड भी परमानेंट है, वो भी चेंज नहीं की, ठीक है, बात समझ में आई? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने की वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट भी चेंज हो जाता है, बराबर है कि नहीं है? क्योंकि एन टर्न रहेगा तो एन आई रहेगा, और 2n टर्न रहेगा तो 2n आई हो जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ, तो when number of turns n become 2n, then deflection become phi dash and current become I dash, पता नहीं कितना हो जाएगा, कितने करंट के लिए मिलेगा, बात समझ में है कि नहीं? दैट इज नथिंग बट द न्यू सेंसिटिविटी, ये क्या होगी, न्यू सेंसिटिविटी। अब हम देखते हैं कि कुछ फर्क गिरता है कि नहीं करता है नंबर ऑफ टर्न की वजह से सेंसिटिविटी के ऊपर। तो हमारे पास एक इक्वेशन था, फाई इज इक्वल टू, अभी लिखा है हमने, फाई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई, ये लिखा था, तो फाई बाय आई कितना आ जाएगा, एन ए बी बाय के, करेक्ट, क्लियर है? अरे करेक्ट और नॉट, ओके। अब देखिए, तो फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, फाई डैश अपॉन आई डैश। अब क्या चेंज किया हमने, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 2n अपॉन के, कुछ चेंज होगा, हमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किया है, यहाँ पे सिर्फ n चेंज हुआ है, ये ओरिजिनल था, दिस इज ओरिजिनल सेंसिटिविटी इक्वेशन, दिस इज न्यू सेंसिटिविटी इक्वेशन, न्यू में क्या किया सिर्फ, तो n की जगह क्या आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे ब्रैकेट लिखता हूँ, व्हाट इज एन ए बी बाई के, व्हाट इज एन ए बी बाई के, ये ऊपर लिखा हुआ है, पहले निकाला, फाइव बाई आई, तो फाइव बाई आई हो जाएगा 2 फाइव बाई आई, व्हाट इज फाइव बाई आई, ओरिजिनल, और ये कौन सी है आपकी, चेंज हुई कि नहीं हुई, कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स, मतलब क्या बोल सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स गेट चेंज देन द करंट सेंसिटिविटी इज आल्सो गेट चेंज, क्लियर हो गया, ओके। तो क्या लिखेंगे हम, इफ नंबर ऑफ टर्न्स चेंजेस then current sensitivity also changes, ठीक है। अब बात ध्यान में रखना है कि किस तरह से चेंज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज करोगे तो, बोलो, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पहले 10 थे, 5 कर दिए, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, है नन ऑफ दिस, ऐसा कोई ऑप्शन पूछ सकती है एमसीक्यू के टाइम में, बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको आंसर रखना है कि इंक्रीज से इंक्रीज होगी, डिक्रीज से डिक्रीज होगी, करंट सेंसिटिविटी समझ में आई गैल्वेनोमीटर में। सेकंड पॉइंट है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की जगह आएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, बात समझ में आई, सिमिलर है, ये होगी ओरिजिनल सेंसिटिविटी, ये होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्ड का चेंज है, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट इज नथिंग बट द वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, तो करंट की जगह कौन सी आएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, ये हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स का कुछ असर होता है कि नहीं होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर, चलो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिए हमने, अब न्यू ओरिजिनल सेंसिटिविटी कितनी है वोल्टेज की, 5 बाय वी इज इक्वल टू क्या आएगा, पता नहीं है वी क्या है, तो 5 बाय आई पहले लिख लेता हूं मैं, करंट क्या था, एन ए बी अपॉन के था, बराबर है, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, वी बाय आर, करेक्ट और नॉट, ओके, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, वोल्टेज आ जाएगा ना अपने आप,
तो फाई बाय आई कितना हो जाएगा, एन ए बी अपॉन के, तो इसको हम रिप्लेस कर देते तो फाई अपॉन वी बाय आर। क्लियर है, क्लियर और नॉट, एन ए बी अपॉन के। अब आर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाई आर अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, करेक्ट और नॉट। तो फाई बाई वी कितना आ जाएगा, एन ए बी अपॉन के आर। देखो फाई बाई वी आ गया एक साइड में भी, तो ये क्या हुई आपकी ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी दिख रहा है। हाँ, तो ये होगी ओरिजिनल सेंसिटिविटी। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने। तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स बिकम डबल दैट इज एन बिकम 2n। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, तो लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 20। तो क्या रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली इनवर्सली। हमने वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया था, वायर भी चेंज नहीं किया, इसलिए रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, ये भी चेंज होगा। सिर्फ क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो लेंथ भी क्या होगी, उतने टाइम्स होगी जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, करेक्ट और नॉट। तो इंप्लाइज आर बिकम 2r, तो हम इस पे n बिकम 2n तो r डैश बिकम 2r पकड़ लेते। नया जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते, तो न्यू सेंसिटिविटी होगी फाई डैश अपॉन वी डैश इज इक्वल टू एन ए बी, या फिर इसको एन डैश बोल देते, एन डैश ए बी अपॉन के इंटू आर डैश, बराबर है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिया, एन डैश नया नंबर ऑफ टर्न्स है 2n, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 2r हो जाएगा। मैंने अभी बता दिया है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस लेंथ को। लेंथ 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर कर दी तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो गया, 3 से 30 कर दी तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 40 कर दी तो 4 टाइम्स हो जाएगा, बराबर है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दे तो लेंथ कितनी, रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2r। सो रेजिस्टेंस बिकम 2r। तो न्यू नंबर ऑफ टर्न्स एंड न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल देते हैं नए वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। एन डैश कितना है आपका 2n ए बी अपॉन के, आर डैश कितना है आपका 2r, बराबर है, दिख रहा है क्या। हाँ, तो ये 2 क्या हुआ, कैंसल, क्या बचा, इतना बचा है, दिख रहा है। हाँ, अब मुझे बताओ ये वैल्यू किसकी है, हाँ ये जो है ना यहाँ पे, ये वैल्यू किसकी है, ओरिजिनल की। तो यहाँ पे कुछ चेंज मिला आपको, क्या मिला आपको, न्यू सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, न्यू सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ओरिजिनल। तो क्या लिख सकते हैं हम, द वोल्टेज सेंसिटिविटी will not change due to number of turns। बात समझ में आई, ओके। सो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहीं पे रुक जाते हैं, बाकी जो कन्वर्शन है एमीटर और इसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है।